जोगेंद्रनाथ मंडल का जन्म बंगाल के बरिसल जिले के मैसेकड़ी में हुआ था। वो एक पिछड़ी जाति से आते थे। इनकी माता का नाम संध्या और पिताजी का नाम रामदयाल मंडल था। जोगेंद्रनाथ मंडल 6 भाई बहन थे, जिनमें ये सबसे छोटे थे। जोगेंद्र ने सन 1924 में इंटर और सन 1929 में भी ए पास कर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले ढाका और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की थी। सन 1937 में उन्हें जिला काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया। इसी वर्ष उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। सन 1939-40 तक वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीब आए, मगर जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि कांग्रेस के एजेंडे में उसके अपने समाज के लिए ज्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं है। इसके बाद वो मुस्लिम लीग से जुड़ गए। जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग के खास सदस्यों में से एक थे। 1946 में चुनाव के ब्रिटिश राज में अंतिम सरकार बनी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, जो कि मंत्री के तौर पर सरकार में काम करेंगे। मुस्लिम लीग ने जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम भेजा। पाकिस्तान निर्माण के बाद मंडल को कानून और श्रम मंत्री बनाया गया। जिन्ना को जोगेंद्रनाथ मंडल पर भरोसा था। वो मोहम्मद अली जिन्ना के काफी करीबी थे। दरअसल जोगेंद्र ने ही अपनी ताकत से असम के सेलहिट को पाकिस्तान में मिला दिया था। 3 जून 1947 की घोषणा के बाद असम के सेलहिट को जनमत संग्रह से यह तय करना था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या भारत का। उस इलाके में हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर थी। जिन्ना ने इलाके में मंडल को भेजा। मंडल ने वहां दलितों का मत पाकिस्तान के पक्ष में झुका दिया, जिसके बाद सेलहिट पाकिस्तान का हिस्सा बना। आज वो बांग्लादेश में है। पाकिस्तान निर्माण के कुछ वक्त बाद गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगा। हिंदुओं के साथ लूटमार, बलात्कार की घटनाएं सामने आने लगी। मंडल ने इस विषय पर सरकार को कई खत लिखे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। जोगेंद्रनाथ मंडल को बाहर करने के लिए उनकी देशभक्ति पर संदेह किया जाने लगा। मंडल को इस बात का एहसास हुआ जिस पाकिस्तान को उन्होंने अपना घर समझा था वो उनके रहने लायक नहीं है। मंडल बहुत आहत हुए। उन्हें विश्वास था पाकिस्तान में दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा। करीबन 2 सालों में ही दलित मुस्लिम एकता का मंडल का ख़बाब टूट गया। जिन्ना की मौत के बाद मंडल 8 अक्टूबर 1950 को लियाकत अली खां के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भारत आ गए। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने खत में मुस्लिम लीग से जुड़ने और अपने इस्तीफे की वजह को स्पष्ट किया, जिसके कुछ अंश यहाँ है। मंडल ने अपने खत में लिखा, बंगाल में मुस्लिम और दलितों की एक जैसी हालात थी। दोनों ही पिछड़े, मछुआरे, अशिक्षित थे। मुझे आश्वस्त किया गया था लीग के साथ मेरे सहयोग से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे बंगाल की बड़ी आबादी का भला होगा। हम मिलकर ऐसी आधारशिला रखेंगे जिससे सांप्रदायिक शांति और सौहार्द बढ़ेगा। इन्हीं कारणों से मैंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। 1946 में पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसके बाद बंगाल में भीषण दंगे हुए। कलकत्ता के नोआखली नरसंहार में पिछड़ी जाति समेत कई हिंदुओं की हत्याएं हुई। सैकड़ों ने इस्लाम कबूल लिया। हिंदू महिलाओं का बलात्कार, अपहरण किया गया। इसके बाद मैंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मैंने हिंदुओं के भयानक दुख देखे जिनसे अभिभूत हूं, लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की नीति को जारी रखा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मैंने ख्वाजा नजीमुद्दीन से बात कर ईस्ट बंगाल की कैबिनेट में 2 पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने मुझसे ऐसा करने का वादा किया, लेकिन इसे टाल दिया गया, जिससे मैं बहुत हताश हुआ। मंडल ने अपने खत में पाकिस्तान में दलितों पर हुए अत्याचार की कई घटनाओं जिक्र किया। उन्होंने लिखा, गोपालगंज के पास दीघरकुल में मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नमोशूद्राय लोगों के साथ क्रूर अत्याचार किया गया। पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों ने मिलकर नमोशूद्राय समाज के लोगों को पीटा, घरों में छापे मारे। एक गर्भवती महिला की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसका मौके पर ही गर्भपात हो गया। निर्दोष हिंदुओं, विशेष रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों पर सेना और पुलिस ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया। सेलहिट जिले के हबीबगढ़ में निर्दोष पुरुषों और महिलाओं को पीटा गया। सेना ने न केवल लोगों को पीटा बल्कि हिंदू पुरुषों को उनकी महिलाओं सैन्य शिविरों में भेजने के मजबूर किया ताकि वो सेना की कामुक इच्छाओं को पूरा कर सके। मैं इस मामले को आपके संज्ञान में लाया था। मुझे इस मामले में रिपोर्ट के लिए आश्वस्त किया गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। खुलना जिले कलशेरा में सशस्त्र पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने निर्दयता से पूरे गांव पर हमला किया। कई महिलाओं का पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। मैंने 28 फरवरी 1950 को कलशेरा और आसपास के गांवों का दौरा किया।
जब मैं कल शहरा में आया तो देखा यहाँ जगह उजाड़ और खंडहर में बदल गई। यहाँ करीबन 350 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। मैंने तथ्यों के साथ आपको सूचना दी। ढाका में 9 दिनों के प्रवास के दौरान में दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ढाका नारायणगंज और ढाका चटगांव के बीच ट्रेनों और पटरियों पर निर्दोष हिंदुओं की हत्याओं ने मुझे गहरा झटका दिया। मैंने ईस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दंगा प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदमों को उठाने का आग्रह किया। 20 फरवरी 1950 को मैं बरिसाल पहुंचा। यहाँ की घटनाओं के बारे में जानकार में चकित था। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदुओं को जला दिया गया, उनकी बड़ी संख्या को खत्म कर दिया गया। मैंने जिले में लगभग सभी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मधापाशा में जमींदार के घर में 200 लोगों की मौत हुई और 40 घायल थे। एक जगह है मुलादी, प्रत्यक्षदर्शी ने यहाँ भयानक नरक देखा। यहाँ 300 लोगों का कत्लेआम हुआ। वहाँ गांव में शवों के कंकाल भी देखे। नदी किनारे गिद्ध और कुत्ते लाशों को खा रहे थे। यहाँ सभी पुरुषों की हत्याओं के बाद लड़कियों को आपस में बांट लिया गया। राजापुर में 60 लोग मारे गए। बाबूगंज में हिंदुओं की सभी दुकानों को लूट आग लगा दी गई। ईस्ट बंगाल के दंगे में अनुमान के मुताबिक 10,000 लोगों की हत्याएं हुई। अपने आसपास महिलाओं और बच्चों को विलाप करते हुए मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आया था? मंडल ने अपने खत में आगे लिखा, ईस्ट बंगाल में आज क्या हालात हैं। विभाजन के बाद 5 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया है। मुसलमानों द्वारा हिंदू वकीलों, हिंदू डॉक्टरों, हिंदू व्यापारियों, हिंदू दुकानदारों के बहिष्कार के बाद उन्हें आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे मुसलमानों द्वारा पिछड़ी जाति की लड़कियों के साथ बलात्कार की जानकारी मिली है। हिंदुओं द्वारा बेचे गए सामान की मुसलमान खरीदार पूरी कीमत नहीं दे रहे हैं। तथ्य की बात यह है, पाकिस्तान में न कोई न्याय है, न कानून का राज, इसीलिए हिंदू चिंतित हैं। पूर्वी पाकिस्तान के अलावा पश्चिमी पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब में 1 लाख पिछड़ी जाति के लोग थे। उनमें से बड़ी संख्या को बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तित किया गया है। मुझे एक लिस्ट मिली है जिसमें 363 मंदिरों और गुरुद्वारे मुस्लिमों के कब्जे में हैं। इनमें से कुछ को मोची की दुकान, कसाईखाना और होटलों में तब्दील कर दिया है। मुझे जानकारी मिली है सिंध में रहने वाली पिछड़ी जाति की बड़ी संख्या को जबरन मुसलमान बनाया गया है। इन सब का कारण एक है, हिंदू धर्म को मानने के अलावा इनकी कोई गलती नहीं है। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंत में लिखा, पाकिस्तान की पूर्ण तस्वीर तथा उस निर्दयी एवं कठोर अन्याय को एक तरफ रखते हुए मेरा अपना तजुर्बा भी कुछ कम दुखदायी, पीड़ादायक नहीं है। आपने अपने प्रधानमंत्री और संसदीय पार्टी के पद का उपयोग करते हुए मुझसे एक वक्तव्य जारी करवाया था, जो मैंने 8 सितंबर को दिया था। आप जानते हैं मेरी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं ऐसे असत्य और असत्य से भी बुरे अर्धसत्य भरा वक्तव्य जारी करूं। जब तक मैं मंत्री के रूप में आपके साथ और आपके नेतृत्व में काम कर रहा था, मेरे लिए आपके आग्रह को ठुकरा देना मुमकिन नहीं था, पर अब मैं इससे ज्यादा झूठे दिखावे तथा असत्य के बोझ को अपनी अंतरात्मा पर नहीं लाद सकता। मैंने यह निश्चय किया कि मैं आपके मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफे का प्रस्ताव आपको दूं, जो कि मैं आपके हाथों में थमा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप बिना किसी देरी के इसे स्वीकार करेंगे। आप बेशक इस्लामिक स्टेट के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस पद को किसी को देने के लिए स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान में मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल भारत आ गए। कुछ वर्ष गुमनामी की जिंदगी जीने के बाद 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बाहरी कड़ी